नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल एग्रो पाठशाला में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्रोनॉमी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है क्रॉपिंग सिस्टम एंड पैटर्न। आप अक्सर देखते होंगे कि कहीं भी आप किसी भी एग्ज़ाम को देखते हैं, एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आप किसी भी एग्ज़ाम को देते हैं तो एग्रोनॉमी का पोर्शन वहाँ ज़्यादा होता है। और ख़ासकर एग्रोनॉमी का अगर अंदर की बात करें तो एग्रोनॉमी में जो क्रॉपिंग सिस्टम और क्रॉपिंग पैटर्न का जो टॉपिक है वो वहाँ से भी क्वेश्चन बनने का काफ़ी ज़्यादा चांस होते हैं और हर एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन यहाँ से देखने को आपको मिल ही जाता है। देखिए, अब क्रॉपिंग सिस्टम और पैटर्न कहने का मतलब ये नहीं है कि क्रॉपिंग सिस्टम और पैटर्न का डिफरेंस समझ लिए और ये जो टॉपिक है, ये सब्जेक्ट है, ये समाप्त हो गया। नहीं, एग्रोनॉमी अपने आप में एक वाइड सब्जेक्ट है, उसमें बहुत सारे टॉपिक है। उस टॉपिक वाइज में क्रॉपिंग सिस्टम और क्रॉपिंग पैटर्न एक टॉपिक है और इस टॉपिक के अंदर जितने भी आने वाला प्रैक्टिस कल्टीवेशन होता है वो सारी प्रैक्टिस एंड कल्टीवेशन देखेंगे। उसके साथ साथ हम इसमें जितने भी कल्चरल होता है, कल्टीवेशन होता है, जैसे मोनोकल्चर हो गया, टाइप ऑफ इंटर क्रॉपिंग हो गया, टाइप ऑफ पैटर्न हो गया, टाइप ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम हो गया, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो पीपीटी है ये अरुण कत्यान बुक से लिया गया है और अरुण कत्यान की बुक से ही हम पढ़ा रहे हैं। आपको कहीं भी किसी भी प्रकार का डाउट लगता है, चाहे किसी भी चीज़ का अगर समझ नहीं आ रहा है, आप कमेंट में पिन कीजिएगा, हम उसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे। उसके साथ साथ अगर आप कहिएगा तो हम पीपीटी बना के लाएंगे। देखिए, मेरा मानना ये है कि कोई भी टीचर है वो जो भी स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं या कोई भी चीज़ जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो जो बच्चा उनसे पढ़ रहे हैं, जो स्टूडेंट उनसे पढ़ रहे हैं, उनको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, उनको समझ आ जाना चाहिए। चाहे मेथड जो भी हो, पीपीटी हो या विदाउट पीपीटी हो, ये मैटर नहीं करता है। सिर्फ ये मैटर करता है कि जब हम पढ़ा रहे हैं तो अगला पर्सन वो समझना चाहिए। अगर वो समझ जाता है देनी मेरा मानना है कि टीचर का यही एक डिफिनेशन होता है। बाकी कैसा लगता है आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा, चूँकि आप बताइएगा उसके अनुसार हम इम्प्रूवमेंट करेंगे और उसमें लगेगा कि हाँ, हमें कहीं त्रुटियाँ है, उस चीज़ को इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी लेट का। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें, इसमें दिया हुआ है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को ही बोलते हैं लैंड रोटेटेड और लैंड रोटेटेड को बोलते हैं झूम खेती। अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, इसका एक्चुअल मायने क्या है और लैंड रोटेटेड इनको क्यों बोल रहे हैं, झूमिंग खेती भी क्यों कर रहे हैं और इसके साथ साथ इसको स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी बोला जाता है। अब देखिए, शिफ्टिंग कल्टीवेशन समझा दें आपको। देखिए, टेक्निकल टर्म से थोड़ा सा हटकर हम अपने लैंग्वेज में आते हैं, यानी कि बेसिक लैंग्वेज से समझते हैं कि मान लीजिए कोई इंसान है, यानी कि कोई फार्मर्स है और वो हिली एरिया पे रह रहे हैं। जैसे आप देखते होंगे कि हिली एरिया पे जो लोग रहते होंगे वहाँ पे कल्चर लैंड जो होता है वो काफ़ी कम होता है, न के बराबर होता है। तो वहाँ खेती बाड़ी करने के लिए कुछ तो लैंड चाहिए जो वहाँ से वो खेती बाड़ी करके वो अपना जीवन यापन कर ले। तो वो क्या करते हैं कि जो जंगलों में पेड़ लगा हुआ होता है उस कुछ एरिया को डिफाइन करते हैं, यानी कि एरिया डिसाइड करते हैं। उस एरिया के जंगलों को जला दिया जाता है, यानी कि स्लैश एंड बर्न कर दिया जाता है और जलाने के बाद जो एरिया मिलता है उसमें जो कल्टीवेशन करते हैं, जिस क्रॉप का जनरली राइस कल्टीवेशन ज़्यादा किया जाता है, तो जो राइस का कल्टीवेशन उसमें किया जा रहा है उसी को बोलते हैं हम स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन। अब देखिए, स्लैश कर दिया यानी कि जला दिया, उसे वहाँ पे बर्न कर दिया और उसके बाद वहाँ पे कल्टीवेशन कर लिया। उसके बाद क्या होता है कि इस एक सीज़न में एक बार किया और दूसरे सीज़न में मूव ऑन कर जाएगा किसी दूसरे दूसरे जगह पे। अब यहाँ कल्टीवेशन करने के बाद, हार्वेस्टिंग करने के बाद फिर अगले सीज़न में, यानी कि जो दूसरा क्रॉप आएगा उनका, वो फिर क्या करते हैं, दूसरे फॉरेस्ट के लैंड के डिसाइड करते हैं, फिर वहाँ पे उस फॉरेस्ट को ट्री को जलाकर वहाँ पे कल्टीवेशन कर लेंगे। इसीलिए बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। जैसे इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन करने का यही मतलब है कि एक जगह से दूसरे जगह, जैसे आप जनरली देखते होंगे कि आप पटना से क्या होते हैं कि गांव में शिफ्ट होते हैं या गांव से पटना शिफ्ट होते हैं, तो आपके पास शिफ्ट में क्या बदलाव हो रहा है, कॉमन चीज़ क्या है, आप तो सेम ही है लेकिन आपका लैंड चेंज हो जा रहा है। यानी कि आप पहले गांव में रहते थे और पटना में रह रहे हैं, तो दोनों का डिफरेंट ये हो जाता है। आप में चेंज नहीं होता चूँकि आप वहीं हैं, लेकिन आप चेंज कर दिए, क्या लैंड चेंज कर दिए, एरिया चेंज कर दिए। इसीलिए इसको बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन, यानी कि शिफ्ट हो जाना। उसके साथ साथ जब शिफ्ट हो रहा है तो लैंड को छोड़ के दूसरे लैंड पर जा रहा है तो लैंड रोटेशन बोल सकते हैं। और इसका तीसरा नाम है झूम कल्टीवेशन और चौथा अगर हम बात करें स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन, जैसे हमने आपको यहाँ पे बताया है। अब देखिए, टेक्निकल अगर हम बात करें तो यहाँ पे टेक्निकल जो डिफिनेशन लिखा हुआ है इसमें क्या ये बताते हैं कि जो फॉरेस्ट लैंड है उसको क्लियर करता है, वहाँ पे कल्टीवेशन करता है। जैसे हमने आपको बताया, ड्यू टू कल्टीवेशन ऑफ द सेम क्रॉप जनरली राइस, यानी कि वहाँ पे सेम ही क्रॉप कल्टीवेशन किया जाता है, जनरली राइस को ज़्यादा ग्रो किया जाता है। और जैसे ही उस लैंड से कल्टीवेशन यानी कि राइस का कल्टीवेशन करके हार्वेस्टिंग कर लिया जाता है, उस लैंड को वहाँ छोड़ के फिर दूसरे लैंड की तरफ मूव ऑन कर लेते हैं। इसी के दौरान, मतलब इसी की वजह से हम इसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन और लैंड रोटेटेड कल्टीवेशन कहते हैं। अब क्यों करते हैं
क्यों वहाँ से शिफ्टिंग कर रहा है? तो देखिए, जब वहाँ पे जला दिया जाएगा तो वहाँ का जो पीएच होगा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, और पीएच बढ़ने के बाद वहाँ का जो ऑर्गेनिक मटेरियल होगा वो सारा जल जाएगा, और उसमें जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा वो सारा बचा खुचा सारा ख़त्म हो जाएगा। तो जब बचा खुचा ख़त्म हो जाएगा तो वहाँ पे जो कुछ दूसरा कल्टीवेशन नहीं हो सकता है। जब दूसरा कल्टीवेशन नहीं हो सकता है तो फिर वहाँ से हमें शिफ्ट करना पड़ता है दूसरी जगह। तो इसी वजह से हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन, लैंड रोटेटर्स या झूमिंग कल्टीवेशन या स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन कहते हैं। अब ये क्या है, ये कि मॉडर्न बहुत ये ट्रेडिशनल मेथड था। अभी इसी को बचाने के लिए, यानी कि जो फॉरेस्ट ख़त्म हो रहा था उसको बचाने के लिए इसका जो एडवांस वर्जन आया है उसको हम टोंगिया कल्टीवेशन कहते हैं। आगे हम इस वीडियो में देखेंगे कि टोंगिया कल्टीवेशन होता क्या है। अभी तक के लिए हमने आपको बता दिया कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन, लैंड रोटेटर्स और झूमिंग कल्टीवेशन क्या होता है। अब यहाँ पे आ जाइए, देखिए अब ये होता कहाँ है, पहले ये देख लीजिए। जैसे हमने बताया कि झूमिंग कल्टीवेशन या स्लैश है जो ज़्यादातर हिली एरिया में होता है, जहाँ पे जोग्राफिकल यानी कि जो कल्टीवेटेड एरिया है वहाँ पे कम होता है, इसलिए वहाँ के लोग इस तरह का पहल करते हैं। देखिए अब ये प्रैक्टिस कहाँ किया जाता है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट। नॉर्थ ईस्ट स्टेट बोले तो 7 सिस्टर का जो स्टेट होता है, जैसे मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, ये सारी जगह पर आप देखेंगे तो ये प्रैक्टिस ज़्यादा किया जाता है। उसके बाद छोटा नागपुर और प्लेटिव, यानी कि जो झारखंड का छोटा नागपुर प्लेटिव है वहाँ पे किया जाता है, झारखंड भी किया जाता है, एमपी एंड हिली एरिया पे ज़्यादा किया जाता है। अब उसी का दूसरा फॉर्म पे आप देखेंगे, यानी कि दोनों का जैसे आपने लैंड रोटेटेड देखा, उसी का रिवर्स है क्रॉप रोटेटेड। क्रॉप रोटेट में क्या, लैंड में क्या होता था, लैंड रोटेट होता था, क्रॉप फिक्स होता था। लेकिन यहाँ पे क्रॉप रोटेट होगा, लैंड फिक्स होगा। यानी कि मान लो एक जगह है, ये जगह सेम ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे एक सीज़न में राइस अगर लग गया तो दूसरे सीज़न में वीट लगेगा, तीसरे सीज़न में मतलब समर क्रॉप लगेगा, यानी कि सीजनल वाइज चलेगा और उसी लैंड पे होगा, तो उसको बोलते हैं क्रॉप रोटेटेड। जैसे आपने टॉपिक वाइज समझ जाइए कि क्रॉप रोटेटेड का मतलब है, जैसे जिस तरह टॉपिक कह रहा है उसी तरह आप समझिए कि क्रॉप को रोटेट करना, यानी कि हर सीज़न में बदलते रहना, क्रॉप रोटेटेड कहलाता है। तो इसका आप सिंपल डिफिनेशन ये दे सकते हैं कि लैंड इज़ फिक्स बट क्रॉप इज़ रोटेटेड इज़ नोन एज क्रॉप रोटेटेड। अब देखिए टेक्निकली टर्म में क्या लिखा हुआ है, क्रॉप रोटेटेड इज़ द अबाउट ऑफ द रिवर्स ऑफ द लैंड रोटेटेड। देखिए हमने बताया आपको कि रिवर्स होता है, यानी कि उल्टा होता है लैंड रोटेटेड। वहाँ पे लैंड को हम चेंज कर रहे थे, यहाँ पे क्रॉप को चेंज कर रहे हैं, लैंड रहने दे रहा है। हेयर लैंड इज़ द फिक्स बट क्रॉप इज़ रोटेटेड। देखिए लैंड सेम ही है और क्रॉप को क्या किया जा रहा है, रोटेट किया जा रहा है, इसी को बोलते हैं क्रॉप रोटेटेड। जैसे आप यहाँ एग्जाम्पल पे देख पा रहे होंगे, जैसे राइस लगा दिए, राइस खरीफ सीजन में आया, वीट आया रबी सीजन में, रबी सीजन के बाद समर सीजन आया तो वहाँ पे मूंग लगा दिए, यानी कि पल्सेस लगा दिए। तो ये सारी जब प्रोसेस करते हैं उसे क्रॉप रोटेटेड कहते हैं। और ये कैसे करते हैं, तो देखिए देयर वीट इज़ रोटेटेड बाय द मस्टर्ड, मूंग बाय चिली इन द नेक्स्ट एग्रीकल्चर ईयर। जैसे जैसे समय बदल रहा है, जैसे जैसे सीजन बदल रहा है उस तरह हम चेंज करते हैं, उससे क्यों हम क्रॉप रोटेटेड कहते हैं। अब ये क्यों करते हैं, क्रॉप रोटेटेड का क्या मतलब है, यानी कि एडवांटेज क्या है, द मेंटेनेंस एंड द इवन इंप्रूवमेंट ऑफ द सॉइल फर्टिलिटी। अब देखिए सॉइल फर्टिलिटी क्या होगा, जैसे राइस आपने सीरियल्स लगाया, सीरियल्स लगाने के बाद जो भी सॉइल में नाइट्रोजन था वो सारा नाइट्रोजन अब्जॉर्ब कर लिया। उसके बाद जैसे वीट लगाया, बचा हुआ नाइट्रोजन ये ले लिया, जैसे आपने बाहर से दिया वो भी नाइट्रोजन ले लिया। जैसे आप पल्सेस लगाएंगे, लेग्यूम क्रॉप लगाएंगे, तो ये क्या करता है, मतलब एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को फिक्सेशन करता है, नाइट्रोजन बढ़ाता है। फिर ये जब नाइट्रोजन बढ़ाएगा फिर आप राइस लगाएंगे तो वहाँ से नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करेगा। इसलिए ये क्या करता है, सॉइल फर्टिलिटी एंड सुटेबल इनकम, यानी कि जब सॉइल फर्टिलिटी होगा तो इंप्रूवमेंट होगा प्रोडक्शन में, जब प्रोडक्शन में इंप्रूवमेंट होगा तो ऑब्वियसली बात है कि फार्मर का इनकम इंक्रीज होगा। तो क्रॉप रोटेटेड का ये एम है, यानी कि ये करता है। उसके साथ साथ इरोजन और सॉइल मॉइस्चर को कंजर्व करने का काम करता है। अब ये जान गए, अब थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि क्रॉपिंग बता दिए। अब देखिए दूसरा है हमारा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या है, जिसे हम इको फार्मिंग कहते हैं। देखिए दो टर्म होता है, एक होता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, एक होता है सब्सिस्टेंट एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल का मतलब होता है टिकाऊ। जैसे आपने सस्टेनेबल चीज़ें जैसे देखते होंगे तो वो टिकाऊ चीज़ों को बोलते हैं सस्टेनेबल। अब टिकाऊ कैसे होगा एग्रीकल्चर में, तो इको फार्मिंग, यानी कि जो हमारा इन्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग करते हैं, उसको हम नुकसान नहीं पहुँचा के जो भी फार्मिंग करते हैं उसे कहा कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। अगर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जांपल, द कंसेप्ट ऑफ द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हैज़ विद द कम ऑफ द बिकॉज इल्ड फ्रॉम द मॉडर्न फार्मिंग टेक्नोलॉजी, मॉडर्न कमर्शियल एग्रीकल्चर रीचिंग अ प्लेटिव एंड द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम टू एक्सेस ऑफ द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड रिज्यूड ऑफ द फूड चेन। देखिए क्या कर रहा है, हम लोग क्या किए हैं दिन पर दिन, यानी कि डे बाई डे इतना ना सारा एक्सेस केमिकल यूज़ कर रहे हैं, फर्टिलाइजर यूज़ कर रहे हैं, पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, सॉइल का फर्टिलिटी लॉस हो जा रहा है। फर्टिलिटी लॉस के साथ साथ हमारा जो इन्वायरमेंट है वो पॉल्यूट हो जा रहा है। तो पॉल्यूट जब होगा तो इन्वायरमेंट पे हमारा असर पड़ेगा। फिर इन फ्यूचर, यानी कि जो फ्यूचर जनरेशन है, जो आने वाला अपकमिंग जनरेशन है, उनके लिए यानी कि सूटेबल इन्वायरमेंट नहीं मिल पाएगा, तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा नुकसान होगा।
तो हम क्यों ना एक ऐसा कल्टीवेशन करें, एक ऐसा फार्मिंग करें जिसमें हम क्या करेंगे, वहाँ पे कोई भी इन्वायरमेंट में हम हार्मफुल नहीं पहुँचाएंगे, उसको कोई भी पोल्यूट नहीं करेंगे। उसी के देखते हुए हम कम पेस्टिसाइड यूज़ करेंगे, केमिकल यूज़ करेंगे। तो इसी को बोलते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, यानी कि इको फार्मिंग के तौर पे भी इसे जाना जाता है। अब देखिए टाइप ऑफ एग्रीकल्चर में यहाँ पे आइए कि किस प्रकार के कौन सा फार्मिंग होता है। टाइप ऑफ एग्रीकल्चर में देखेंगे तो जैसे हमने आपको बताया कि सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर एक होता है। सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर का मतलब हुआ कि वैसे फार्मर जिसके पास लैंड कम है। अब जब लैंड कम है तो जाहिर सी बात है वो कमर्शियल कल्टीवेशन नहीं कर सकता है। तो जब कमर्शियल कल्टीवेशन नहीं कर सकता है तो सिर्फ अपने नीड के लिए, यानी कि जो भी कल्टीवेशन कर रहा है अपने फार्मर फैमिली नीड के लिए जो कल्टीवेशन करता है उससे हम सब्सिस्टेंट कल्टीवेशन कहते हैं। जैसे आप ऑब्जेक्टिव में देख पा रहे होंगे, तो सस्टेन लाइफ एंड द फैमिली नीड, जो जैसे फार्मिंग की है अपना घर चल गया, उसी फार्मिंग को हम कहते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इसमें क्या होगा कि जो क्वालिटी ऑफ इनपुट लगेगा वो भी लो लगेगा, आउटपुट भी लो लगेगा, क्योंकि लैंड ऑफ मतलब जो हमारे पास है वो कम होगा। जब लैंड कम होगा तो इनपुट कम लगेगा, तो जाहिर सी बात है आउटपुट कम होगा, लेकिन इतना होगा कि हम फैमिली नीड पूरा कर सकते हैं, क्योंकि उसी को बोलते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। अब यहाँ पे कमर्शियल एग्रीकल्चर ये होता है कि ऐसा कल्टीवेशन करना, ऐसे लैंड पे कल्टीवेशन करना, चाहे आप लीज पे लिए हो चाहे आप ऑनर हो, उसको आप मार्केट में सरप्लस करते हो, यानी कि मार्केट में बेचते हो, खुद अपने घर में न रखकर उसको मार्केट में इनकम के लिए बेचते हो, तो उसे हम कमर्शियल फार्मिंग कहते हैं। कमर्शियल फार्मिंग में जैसे आपने देखा होगा टी के बात करें तो टी ऐसा थोड़ी है कि हम कल्टीवेशन कर रहे हैं पीने के लिए। टी को हम ऐसा करते हैं कि टी हम सेल करेंगे तो उससे मेरा इनकम आएगा, यानी कि वैसा फार्मिंग जिससे हम इनकम जनरेट करने के लिए करते हैं, और मेन जो टारगेट होता है वो इनकम ही होता है, उसे हम कमर्शियल फार्मिंग कहते हैं। जैसे टू ऑब्टेन हाई इनकम, यानी कि हाई इनकम है, जैसे रबर हो गया, टी हो गया, कोकोआ हो गया, उसके बाद कॉफ़ी हो गया, ये सारी जो कल्टीवेशन हम करते हैं, प्लांटेशन क्रॉप हो गया। ऐसा तो है नहीं कि प्लांट उगा लिए अपने घर में रख लेंगे, उसको हम बेचेंगे, किस पर्पज़ से? था हाई इनकम पर्पज़ से, जिससे हम कमर्शियल फार्मिंग कहते हैं। इसमें इनपुट भी हाई लगेगा, चूँकि आपके पास एरिया ज़्यादा है तो हाई इनपुट लगेगा, तो आउटपुट भी आपको हाई मिलेगा, चूँकि इसका ही नाम है कमर्शियल फार्मिंग। अब तीसरा है, जैसे हमने आपको ऊपर बताया कि सस्टेनेबल का मतलब क्या है कि जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको सस्टेन करना, बचाना, यानी कि टिकाऊ खेती करना। ऐसा नहीं कि एक बार खेती कर लिए, एक बार उस सॉइल से सारी न्यूट्रिएंट ले लिए, फिर बाद में खेती करने के लिए उसमें न्यूट्रिएंट ही ना मिले, तो ऐसा नहीं करना है। ऐसा एक फार्मिंग जिसमें नेचुरली किया जाए, जिसमें ऑर्गेनिकली किया जाए, जिसमें इकोलॉजिकली किया जाए, और वो सस्टेन रहे इन फ्यूचर जनरेशन के लिए, फॉर फ्यूचर जनरेशन के लिए, तो उसे कहते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। देखिए इसमें जो इकोलॉजिकल बैलेंस, यानी कि हमारा जो इकोलॉजिकल है वो बैलेंस होना चाहिए, इन्वायरमेंट भी पॉल्यूट नहीं होना चाहिए। इसमें जो इनपुट है वो लो लगेगा, लेकिन आउटपुट आपको ज़्यादा मिलेगा। क्योंकि देखिए इनपुट लो लगने का मतलब ये है कि आप यहाँ पे तो पेस्टिसाइड यूज़ कर नहीं रहे हैं, केमिकल यूज़ कर नहीं रहे हैं, उसके साथ साथ जितने भी फर्टिलाइज़र होता है वो यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो आपका जाहिर सी बात है जब आप नेचुरली करेंगे तो जो भी नेचुरल में जो सब्सटेंस है उसका यूज़ करेंगे तो लो क्वांटिटी में लगेगा। उसके जब लो क्वांटिटी लगेगा तो आउटपुट लेकिन हाई मिलेगा। लेकिन एक समय के बाद, जैसे अभी हमने जो खेत का हैबिट बना दिया फर्टिलाइज़र देने का, तो अभी करते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन एट अ टाइम मतलब एक समय ऐसा आएगा जहाँ पे जब अभी के कंपैरिजन में ज़्यादा प्रोडक्शन देगा। तो ये टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर हमने आपको बता दिया। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जिसे हम टाइप्स ऑफ नेचुरल फार्मिंग भी कहते हैं। नेचुरल फार्मिंग यानी कि नेचुरल में जो सब्सटेंस बचा हुआ है उसी सब्सटेंस का यूज़ करके किसी दूसरा एक्टिविटी नहीं करते हैं, उसे नेचुरल फार्मिंग कहते हैं। पर्माकल्चर लिया गया है परमानेंट कल्चर से, एक ऐसा कल्टीवेशन जिसमें हम टिकाऊ खेती कर पाए, हमेशा के लिए इकोलॉजिकल बैलेंस रखकर खेती करें, उसे पर्माकल्चर कहते हैं। उसके साथ साथ ऑर्गेनिक फार्मिंग भी इसे कहते हैं। अब देखिए थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या अंतर है और नेचुरल फार्मिंग में क्या अंतर है, चूँकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और आज के लिए इतना ही रहेगा, फिर आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। देखिए नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक में क्या करते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस को हम यूज़ करते हैं। जैसे यूरिया आ गया, यूरिया फर्टिलाइजर लेकिन ऑर्गेनिक है, चूँकि उसमें कार्बन का मात्रा पाया जा रहा है, तो वहाँ पे हम फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड ऑर्गेनिक यूज़ करते हैं। बट नेचुरल फार्मिंग में क्या करते हैं, कोई फर्टिलाइजर यूज़ नहीं करते हैं, कोई टिलेज ऑपरेशन नहीं करते हैं, किसी भी प्रकार के खेत में इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। जितने भी नेचुरल सब्सटेंस हमारे इन्वायरमेंट में नेचुरली में है उसी को यूज़ करके हम जो फार्मिंग करते हैं उसे नेचुरल फार्मिंग कहते हैं। उसके साथ साथ ऑर्गेनिक फार्मिंग की अगर बात करें तो इसमें हम टिलेज उपना सारा चीज़ करते हैं, लेकिन हम इसमें केमिकल का फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन एक फर्टिलाइज़र यूरिया ऐसा है जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के रूप में जाना जाता है, तो यूरिया हम इसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में यूज कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा डिफरेंट बिटवीन ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग में क्या अंतर है। अब देखिए, अब ये देखने के बाद थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि जैसे हमने आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग बता दिया, सारी चीज़ बता दिया। अब चलते हैं हम क्रॉपिंग सिस्टम के ऊपर कि क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है।
देखिए क्रॉपिंग सिस्टम का मतलब ये होता है कि डिफिनेशन से समझिएगा कि सिस्टम मीन्स अ सेट ऑफ द एलिमेंट कंपोनेंट डेट आर द इंटर रिलेटेड इंटरेक्शन ऑफ द एमोंग देमसेल्फ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एनी क्रॉप सिस्टम इज इफिशियंट यूटिलाइज ऑफ द ऑल रिसोर्सेज। क्रॉपिंग सिस्टम का मतलब ये है कि जब आप क्रॉपिंग कर रहे हैं, किसी चीज़ का कल्टीवेशन कर रहे हैं, कल्टीवेशन के दौरान जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं जैसे वाटर, लैंड, सोलर रेडिएशन, मेंटेनिंग स्टेबिलिटी, उसके साथ साथ आप एटमॉस्फेयर में जो भी सारी चीज़ें अवेलेबल है उसका यूज करके, मतलब उस सारे सोर्स के यूज़ करके, रेनफॉल, वाटर, सबका यूज करके जो हम फार्मिंग करते हैं उसे क्रॉपिंग सिस्टम कहते हैं। क्रॉपिंग सिस्टम के बारे में एक और बताया जाता है कि जो क्रॉपिंग पैटर्न होता है और उसके साथ साथ जो मैनेजमेंट करते हैं उसे हम क्रॉपिंग सिस्टम कहते हैं। आगे हम समझेंगे क्रॉपिंग सिस्टम क्रॉपिंग पैटर्न में क्या अंतर है, लेकिन अभी यहाँ पे क्रॉपिंग सिस्टम का अगर हम बात करें तो सिर्फ आप इतना जानिए कि कोई भी हम जब कल्टीवेशन करते हैं, किसी भी क्रॉप का कल्टीवेशन करते हैं, तो जो हमारे पास रिसोर्सेज है उसका यूज करते हैं, उसका यूटिलाइज करते हैं, जैसे लैंड हो गया, वाटर हो गया, सोलर रेडिएशन हो गया, ये सारे चीज़ को यूज़ करते हैं। क्यों? मेंटेनिंग ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्शन एंड ऑब्टेनिंग हाई नेट रिटर्न, यानी कि ज़्यादा प्रोडक्शन से ज़्यादा मिले, इसी को हम बोलते हैं क्रॉपिंग सिस्टम। अब क्रॉपिंग सिस्टम में जितने भी रिसोर्सेस है वो सारी चीज़ें हम यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ कि ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर इनकम प्रोडक्शन। अब क्या क्या मतलब मायने रखता है, क्यों हम करते हैं, क्या क्या एडवांटेज होता है। तो सबसे पहला तो एडवांटेज होता है इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ द कल्टीवेशन, उस एरिया का कल्टीवेशन इंक्रीज करना है, तभी जाके आप क्रॉपिंग सिस्टम कर पाएंगे। उसके साथ साथ इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया ऑफ द क्रॉप, यानी कि जब आप हर रिसोर्सेज का यूज़ करेंगे तो आप कोशिश यही करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब कम एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन मिलने का काम करें। उसी का मतलब ये बताया जा रहा है कि ये ऑब्जेक्टिव है कि क्या किया जाता है। अब देखिए जितने भी सारी चीज़ें नहीं देखेंगे, सिर्फ हमको समझने का मतलब कंसेप्ट हमको आना चाहिए, हर एक लाइन पे नहीं जाएंगे, सिर्फ कंसेप्ट हमको समझ आना चाहिए। अब देखिए दो चीज़ें यहाँ पे है, क्रॉपिंग सिस्टम, क्रॉपिंग पैटर्न। लेकिन हमारा टाइम हो चुका है तो हम क्या करेंगे, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा वीडियो बनाकर आपको बताते जाएंगे और सारे अरुण कत्यायन का बुक समाप्त कर देंगे। अगर आप एग्री होंगे तो बाकी आप कमेंट में बताइए। क्रॉपिंग सिस्टम का थोड़ा सा पार्ट हमने बताया, बाकी कल का वीडियो में भी लाएंगे। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। आप इस तरह से पढ़ेंगे या पीपीटी बना के आपके लिए लाया जाए उस तरह से पढ़ेंगे। आप जिस तरह से कहेंगे उस तरह हम वीडियो बना के लाएंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाकी हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके लिए काफ़ी मेहनत किया जाता है इस पर। इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूटर के साथ साथ कंसेप्ट विजुअल क्वेश्चन भी और कंसेप्चुअल कंसेप्ट भी सिखाया जाता है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नई वीडियो।